दो तरह की थिंकिंग पैटर्न होती है। एक थिंकिंग पैटर्न होती है वर्टिकल थिंकिंग, जिसे हम लीनियर थिंकिंग भी बोलते हैं। दूसरे जो पैटर्न की थिंकिंग होती है उसे ट्रांसफर थिंकिंग या लेटरल थिंकिंग बोलते हैं। लेटरल थिंकिंग का जो टर्म है वो एडवर्ड डी बोनो ने दिया था। जो वर्टिकल थिंकिंग होती है, लीनियर थिंकिंग होती है, वो वेस्टर्न मेडिसिन में यूज होती है। जैसे कॉज और इफेक्ट की थिंकिंग, ये चीज हुई है तो इसकी वजह से ये होगा, ए विल कॉज बी, बी विल कॉज सी, दिस इज कॉल्ड लीनियर थिंकिंग। और काफी प्रिडिक्टेबल भी होती है, और ये एनालिटिकल मेथड पर, लॉजिकल मेथड पर डिपेंड होती है। दूसरी तरफ जो लेटरल थिंकिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और एक्सपेंसिव होती है। लेटरल थिंकिंग जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है और कॉज और इफेक्ट उसमें नहीं होता। उसमें एक साथ बहुत सारे फैक्टर्स को साइमल्टेनियसली कंसीडर किया जाता है, और जो चीज आपस में रिलेट नहीं होती उन चीजों को भी आपस में कनेक्ट करके देखा जाता है। ये वाली थिंकिंग जो होती है ये इंट्यूशन पर डिपेंड करती है, मतलब इंट्यूटिव थिंकिंग पे डिपेंड करती है। बट बहुत सारे लोगों में टेंडेंसी होती है कि वो एक ही तरीके से सोचते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो लीनियर थिंकिंग ही रखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट वाली। जो लेटरल थिंकिंग है वो बहुत ही कम परसेंटेज लोग करते हैं। बट अगर हम हील होना चाहें किसी कॉम्प्लेक्स बीमारी से या क्रोनिक कंडीशन से, और अगर हम इन दोनों थिंकिंग को आपस में इंटीग्रेट कर दें, तो हम बेटर वे में अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और इवन प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इन्हीं दो थिंकिंग का ऊपर बेस्ड है, और इन्हीं दो थिंकिंग को लेकर हम हीलिंग करते हैं। वर्टिकल हीलिंग और ट्रांसफर्स या लेटरल हीलिंग को अगर आपको समझना है तो उससे पहले आपको एक्यूपंक्चर चैनल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। चाइनीज मेडिसिन में, स्पेशली एक्यूपंक्चर में, जो एक्यूपंक्चर चैनल्स होते हैं वो ज्यादातर चैनल वर्टिकली रन करते हैं। बट एक चैनल ऐसा होता है जो हॉरिजॉन्टली चलता है या ट्रांसवर्स चलता है, और वो है बेल्ट चैनल। अब जो वर्टिकल चैनल्स हैं उसको हम लीनियर थिंकिंग में देख सकते हैं, जैसे माइंड बॉडी कनेक्शन, ठीक है ना, बॉडी माइंड कनेक्शन, या ब्रेन गट कनेक्शन, गट ब्रेन कनेक्शन। बट हम कभी भी अपने आप को हॉरिजॉन्टल कनेक्शन में नहीं देखते हैं। जैसे ब्रेन के दो हेमिस्फीयर्स हैं, वो आपस में ऐसे सामने रखे हुए हैं, और वो एक दूसरे से कॉर्पस कैलोजम, जो फाइबर्स होते हैं उनके बीच में, उससे जुड़े हुए हैं। अब ब्रेन का जो क्या कहते हैं आपका लेफ्ट साइड है वो बॉडी की राइट साइड संभालता है, और जो राइट साइड है ब्रेन की वो बॉडी की लेफ्ट साइड संभालता है। अब पैदा होने से पहले हमारी बॉडी में 8 चैनल्स ऐसे हैं, एक्स्ट्रा चैनल्स, जो डेवलप होते हैं। उनमें से अगर कोई भी चैनल प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है तो हेरिडिटरी प्रॉब्लम जुड़ जाती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, यूनानी मेडिसिन हो, या कोई और भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हो जिसमें मेडिसिन दी जाती हैं, और स्पेशली आयुर्वेदिक मेडिसिन में ये कहा जाता है कि 90% जो आपकी बीमारियां हैं वो आपके पेट से निकलती हैं। एक्यूपंक्चर के नजरिए से आप देखेंगे तो ये बेल्ट चैनल जो है आपके एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में होता है। अब आप जो भी अपने मुंह से ओरली अंदर लेते हैं वो सब जाके यहां जमा होता है, और जो भी आप मेंटली और इमोशनली अपने ब्रेन के जरिए लेते हैं वो भी जाके यहां जमा होता है, अगर उसको सही तरह से प्रोसेस नहीं किया जाता। दूसरे वर्ड्स में कहूं, अगर आपकी बॉडी सही तरह खाना रेगुलेट नहीं करती है तो वो जाके स्टक हो जाता है, और अगर आपकी बॉडी सही तरह इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाती वो भी जाके अंदर सप्रेस हो जाते हैं या जमा हो जाते हैं। मैं एज एन एक्यूपंक्चरिस्ट और हीलर पेशेंट को या ह्यूमन बॉडी को कुछ इस तरह से देखता हूँ। इसमें एक सेजाइटल प्लेन है, ट्रांसफर प्लेन है,
कोरोनल प्लेन है। सजाइटल प्लेन जो है वो वर्टिकल प्लेन कहलाएगा और जो ट्रांसफर प्लेन है वो लेटरल प्लेन कहलाएगा। कोरोनल प्लेन जो होता है वो बॉडी में क्रॉस कनेक्शन का होता है। कभी कभी जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और क्रोनिक कंडीशंस होती हैं उसमें ये देखा जाता है कि कभी कभी इलाज जो है कुछ फ़ायदा दे के रुक जाता है और या फिर फ़ायदा बिल्कुल ही नहीं आता है, ठीक है ना। या कभी कभी लोग कहते हैं कि मुझ पर इलाज ही असर नहीं करता है तो मैं ठीक ही नहीं हो पाता हूँ। उसकी एक ही वजह होती है, मेरे अपने 22 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, जब भी किसी भी पेशेंट का बेल्ट चैनल अगर ब्लॉक होता है तो उसकी पूरी बॉडी पे असर आता है। या तो दवाई थोड़ा सा फायदा देके काम करना बंद कर देती है, या फिर एक ही जगह आके बीमारी स्टक हो जाती है, या फिर दवाई बिल्कुल ही असर नहीं करती है। तो ऐसे पेशेंट्स में जब बेल्ट चैनल खोला जाता है तो उनको दवाई भी बेहतर वे में असर करती है और उनकी बीमारी भी जल्दी हील होती है। अपने 22 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारी बीमारियां देखी हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स देखे हैं, उनको ट्रीट भी किया है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। तो इन जो बीमारियां हैं इनमें एक ही चीज कॉमन होती है कि इनका बेल्ट चैनल जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, स्टगनेट होता है बिल्कुल। या तो इमोशनल सप्रेशन होता है उनमें, या फिर वहां पर कोई ना कोई पेट की प्रॉब्लम होती है, या तो डिसेंट्री होती है, कोलाइटिस होता है, आंतों में सूजन होती है, या किसी को डायरिया हो रहा होता है, या किसी को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी किसी को आईबीएस होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी होता है। तो यही जो चीजें हैं वो रूट कॉज होती हैं बीमारी की। जितने भी इन्फ्लेमेशंस और इन्फेक्शंस होते हैं वो बेल्ट चैनल के अंदर टॉक्सिन्स और जंक जमा होने की वजह से होते हैं। फीमेल्स जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं कर पाती हैं, उसकी भी वजह ये बेल्ट चैनल की ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज होता है, क्योंकि यूट्रस और जितने भी फीमेल ऑर्गन्स होते हैं वो मोस्टली लोअर एब्डोमेन में होते हैं। तो वहाँ जब भी कोई क्या कहते हैं रुकावट होगी या स्टग्नेशन होगा, वो उस यूट्रस और ओवरीज को अफेक्ट करेगा, क्योंकि जब तक वहाँ से वो चीज़ें डिटॉक्सिफाई नहीं होंगी आईवीएफ भी काम नहीं करता है। तो एक्यूपंक्चर इसमें बहुत अच्छी तरह हेल्प करता है। जो भी फीमेल्स हैं, और ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस भी हो चुकी हैं जिसमें एक्यूपंक्चर और आईवीएफ मिलके फीमेल को क्या कहते हैं एबल होती है प्रेग्नेंट होने के। अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल, हेल्दी और मेंटली क्या कहते हैं वेलबींग में रखना है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप आपका लाइफस्टाइल देखिए। ज़्यादातर सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और सबसे जो बड़ा कारण है वो आज की डेट में वो है डाइट। ज़्यादा जंक फूड, बाहर के खाने, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके बेल्ट चैनल को स्टगनेट करती हैं, ब्लॉक करती हैं, जहाँ से बीमारियां पैदा होती हैं। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आमतौर पर अनदेखा हो जाता है डॉक्टर से भी और पेशेंट से भी, उसकी इमोशनल कोपिंग एबिलिटी, या फिर वो इमोशंस को अपने प्रॉपर रेगुलेट कर पाता है या नहीं। ये चीज सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए। अगर इमोशन रेगुलेट नहीं हो पाते हैं तो प्रॉपर एनर्जी भी रेगुलेट नहीं हो पाती है। और सबसे पहले एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो जिमिंग में जाते हैं, मेरी उनको एडवाइस है कि अपनी जिमिंग रूटीन के साथ साथ योगा भी उसमें इंटीग्रेट करें, ताकि आपकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रेंथली और फ्लेक्सिबल भी रहे। क्योंकि जिम में आमतौर पर जो मूवमेंट्स होती हैं वो वर्टिकल होती हैं, एक दो मूवमेंट्स को छोड़ के जो लेटरल होती हैं। अगर आप योगा इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी जिमिंग रूटीन में तो आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देगी और आपकी कमर भी लचीली रहेगी और बेल्ट चैनल भी आपका खुला रहेगा।